पाकिस्तान की नातवा जमहूरियत को किन किन चैलेंजेस का सामना है, उसकी मामूली सी झलक आज पंजाब असम्बली में देखने को मिली, जहां बात जो एहतजाज और नाराजनी से निकलकर मुक्का जनी और गालम गलोच तक जा पहुंची। मुक्का तो खैर नून लीग के हसन रियाज साहब ने भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वार खाली गया। जवाबन तहरीक इंसाफ के खालिद निसार का मुक्का जो था वो दुरुस्त निशाने पर बैठा। क्या इस वाक़े के बाद नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान साहब जो हैं हिज़्ब इख्तिलाफ़ के कुछ नहीं तो एक दो अरकान की रुकनीत ख़त्म करने की फिर कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे अब से चंद दिन पहले वो कर चुके हैं। पाकिस्तान की बढ़ती सियासी आँच के पस मंज़र में इस बात का यकीनन अंदेशा है या इम्कान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी आज इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान बच्चर साहब और कौमी असम्बली के रुकन अहमद चट्टा साहब की को जो है नाअहली का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है और उन तीनों की नशिस्तों को खाली करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जी इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने इन तीनों को 9 मई के मुकदमात में 10-10 बरस कैद की सज़ा सुनाई, यानी कि सियासी आँच मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है। इसी तनाजुर में तहरीक इंसाफ की एहतजाज की तैयारियाँ हैं और अब 5 अगस्त जो है कोई ज़्यादा दूर नहीं, यानी कि रावी जो है वो सियासी महाज़ाराई और अदम इस्तेकाम ही आपको लिखता नज़र आ रहा है। इस पर हम प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। सियासी आफत के साथ जो है कुदरती आफत का भी जिक्र हो जाए। 26 जून से जारी मानसून बारिशें और सैलाब जो है अब तक 281 जाने ले चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हैं वो पंजाब में हुई हैं। ये सिर्फ आलमी माहौलियाती तब्दीली है, ये इसमें मकामी सतह पर इंसानी तमा और लालच का भी हाथ है। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ तस्करा सिंध का, जहाँ दिलचस्प सूरत हाल ये है कि वफाक में नून लीग का साथ देने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान जो है कम अज़ कम बयानात की हद तक तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहती है। वफाक के बड़े मसाइल हैं, लेकिन सिंध में अजरक की खुशनुमा रंगों से सजी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट्स हैं, पुलिस की जो कराची के शहरियों से मुबैना भत्ताखोरी और शहरी सिंध के बढ़ते हकीकी मसाइल ने इन दोनों जमातों को फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये खिलाफात हकीकी हैं या दिखावा, इनके बारे में आजकल बहुत क़यासाराइयाँ हो रही हैं। पूछते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा मोहतरम फ़ारूक सत्तार साहब। फ़ारूक साहब, आपने अपने एक दो हालिया बयानात में जो है इल्ज़ाम लगाया, जहाँ बहुत सारे और इल्ज़ाम लगाए, ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस जो है वो कराची के शहरियों से अजरक वाली नंबर प्लेट को बहाना बनाकर जो है भत्ता वसूल कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुकूमत सिंध का बड़ा सख्त किस्म का मौक़िफ़ आया और सिंध के वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात जो है नासिर शाह साहब, जो कि बहुत ही वैसे नरम बात करते हैं, उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। और अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं उनके 2-3 जुमले दोहरा देता हूँ, फिर मैं चाहूँगा कि आप उस पर अपना रद्द-ए-अमल दें। उन्होंने आप सियासी लाश करार दिया, कहा कि जी आप यानी कि फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं वो सियासी तौर पर तन्हा हैं, ना किसी सियासी जमात की नुमाइंदा हैं, ना इनका कोई नज़रिया है और ना ही अवाम को इन पर एतमाद है। तो अमूमन ये बड़ी नरम बात करते हैं, क्या कहेंगे इनके इन इल्ज़ामात पे, इनके इस रद्द-ए-अमल पर आप? देखें, जो सूबाई हुकूमत के वज़ीर ने मेरे बड़े सख्त किस्म के बयानात, जिसमें एक इंतबाह था, एक वार्निंग थी कि इनफ इज़ इनफ। अब मेरे ख़्याल में कराची और सिंध के शहरों में रहने वाले शहरियों की तमाम सब्र की हुदूद से जो है वो क्रॉस कर गई हैं। अब मतलब उनका पैमाना लबरेज हो रहा है और उनके दिल में जो बात है, सर्वे कर लें, मालूम कर लें, वो कह रहे हैं कि हमें आह कर दिया गया है, हम सितम ज़दा हैं, टैक्स ज़दा हैं, जुल्म ज़दा हैं और इंतज़ामी तौर पर हमारा कोई पुरसान हाल नहीं। जो मैंने रहज़नी डकैती के वाक़यात में जिस तरह ताजर, नौजवान ताजर एक मार्केट में 14-14 डाकू आकर मुख्तलिफ़ दुकानों में जाके लूट मार करते हैं। एक दुकानदार जो है वो अगर मज़ाहमत करता है, वकास जिसकी 8 माह पहले शादी हुई, जिसकी बीवी 6 माह से हामला है बेचारी, उसका भी नौमौलूद बेटा या बेटी पैदा नहीं हुई और वो गुजर गया, उसका बाप चला गया उस बच्चे का। तो मुझे बताइए कि अब उसके बाद अब कोई हद रहती है? तो जब मैं ये बात करूं और मैं कहूं कि क्या फिर कराची वाले एक अलहदा इंतज़ामी यूनिट का मुतालबा करें और उस पर अगर मेरे बारे में कोई ये बयान दे तो मैं कहता हूँ आए किसी साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं, जो वज़ीर है वो भी चले और मैं भी चलता हूँ, किसी सियासी मुबस्सिर के पास चलते हैं, वो भी चले, मैं भी चलता हूँ, किसी मुस्तनद मीडिया के इदारे के एडिटर के पास या जो आपका ब्यूरो चीफ है। आपने जो कराची का दुख है, ज़ाहिर मैं भी कराची में रहता हूँ, हमें पता है भाई कराची में क्या जो है मुश्किलात हैं, लेकिन होता ये कि MQM का बड़ा एक तवील वक्फे आ जाते हैं और MQM जो है कई माह तक जो है बिल्कुल खामोश रहती है। फिर कभी कभार कोई आप जैसा शख्स जो है उनका जो रहनुमा है वो जुर्रत के साथ बात कर लेता है,
मगर बाप की बिल्कुल बात नहीं करती। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि देखने में ये आया कि इन सुलगते मसाइल पे MQM ने कुछ माह के बाद, एक वक्फे के बाद कोई कहते हैं रद्द-ए-अमल दिया, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आया और फिर जनाब मामला जो हैं तय हो जाते हैं। खच्चा लोग ये कहते हैं, लोग कहते हैं जी नूरा कुश्ती है, वो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन करते हैं, पीपल्स पार्टी सब बात करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन करते हैं। कराची का या शहरी सिंध का जो है मुकदमा सही तरह से ना आप लड़ पा रहे हैं और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी का अपना अंदाज़ है काम करने का। तो ये एक बहुत तासुर गहरा होता जा रहा है, माने ना माने। जी यार आमिर जिया, आप और आपकी तरह के और बहुत सारे सीनियर एंकर्स हैं, हाँ। आपसे कुछ थोड़ा जूनियर एंकर्स हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो जाकर कराची के आवाम से एक रोड पे जाकर सर्वे कर लें। ये कोरंगी नंबर 2 की मार्केट में जो वारदात हुई ये बात कर लें। ये जब अजरक का इशू आया तो उसमें सबसे पहले मेरा बयान आया, MQM का बयान आया, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी जो कि नहीं इस बात को छुपाते कि वो MQM पाकिस्तान के मेयर है, वो अवामी मेयर, अब MQM पाकिस्तान के गवर्नर है, अवामी गवर्नर है, वो इन और बड़े साहिब और ऐसे मशवरे देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं कि जिससे कि मतलब उन्होंने तो कहा कि भाई ये अजरक के जो नंबर प्लेट है इसको बेचने की बजाय, लोगों से दोबारा ये नंबर प्लेट के पैसे वसूल करने की बजाय आप जो है इस अजरक तो एक तोहफा है ना, सिंध की सकाफत है जिसपे हम सबको बजा तौर पर फ़ख्र है, तो आप इसको मुफ्त दें, फ्री दें, ये तो तोहफे में दी जाती है, तो इसको बेचने की नौबत क्यों आई है? क्यों दोबारा कराची के? तो देखिए सारी बातें हम कर रहे हैं। अच्छा अब आप कहते हैं लेकिन गवर्नर वफाक के नुमाइंदे हैं, असूली तौर पे पार्टी क्या करी आपकी? असल तो लोग सवाल ये करेंगे ना कि जो लोग वजीर बन के बैठ गए हैं, लोग जो हैं मतलब है आपके MNAs हैं, बिल्कुल लगता है कि चुप का ताला रखा हुआ है और एक बड़े स्क्रिप्टेड किस्म का मतलब है इजलास होता है, उसके बाद फिर आप लोग चुप हो जाते हैं। और एक जुमला और कहने थे भाई अजीब बात है, लोग सवाल बड़ा जायज़ है कि जनाब आप दोनों पीपल्स पार्टी भी और MQM भी एक ही निज़ाम का हिस्सा हैं। वफाक में आप लोग एक ही पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, सूबे में आप लोग जो है वक्तन फ़वक्तन एक फ्रेंडली फायर करते हो फिर चुप हो जाते हैं। तो मैं अवामी तासुर की बात करूँ, नाराज़ वो जहाँ पीपल्स पार्टी से आपसे भी हैं, माफ़ कीजिएगा जी। देखिए 2008 से लेकर आज तक जो सूरत हाल रही है ना, एक वन वे ट्रैफिक चला है ना सूबे में, वफाक में, चाहे हम एक पार्टी को, हम पीपल्स पार्टी को थोड़ी वफाक में सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो PMLN को कर रहे हैं, PMLN के साथ हमारा मायदा है। हाँ PDM जब 1 की हुकूमत बनी थी तो PMLN ने और JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने गारंटी ली थी कि वो आसिफ अली जरदारी साहब और मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी से जो है वो कुछ सूबे में हमें रिलीफ देंगे, सिंध के शहरी इलाकों में भी जो है वो मास ट्रांजिट के मंसूबे हो, K4 के मंसूबे हो, निकासी आपका मंसूबा हो, उसकी रफ्तार को तेज़ करेंगे और जो कराची को कम से कम 100, 150, 200 अरब सालाना मिलने चाहिए वो मिलेंगे। जो यहाँ जो यहाँ इंतज़ामिया में और पुलिस में एक वन वे ट्रैफिक चल रहा है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सिस्टम चल रहा है, लूट मार हो रही। देखिए हम तो 17 सालों से सूबे में इख्तियार में है ही नहीं ना। 3 साल से ज़्यादा हो गए ना। आप लोग मतलब आप भी सियासत कर रहे हैं, अगर कोई आपसे वादा करते हो पूरा नहीं होता और आप फिर भी उस वादे की पासदारी में आप दामे दरमे सुखने जो है हिमायत कर रहे हैं PDM की और आज नून लीग की, मेरा सवाल था कि उसी निज़ाम को पीपल्स पार्टी भी हिमायत करी और आप भी कर रहे हैं। एक आम आदमी यही देखता है, वो इतनी उसमें नहीं जाता कि कहते हैं दिल्ली नहीं देखिए ये तो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ये तो आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है कि निज़ाम क्या है और निज़ाम को कौन सपोर्ट। इलेक्शन लड़के आए, सब लड़के आए, इलेक्शन में अगर कहीं शिकायतें हैं तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बने हुए, वो सारी चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक हो रही। आप क्या चाहते हैं कि ये जो निज़ाम है इसको क्या आइन से मावारा कोई निज़ाम आना चाहिए? मतलब मैं समझ नहीं रहा आपकी बात। भाई इसी निज़ाम में तो सबको चलना है। जमात इस्लामी ने इसी निज़ाम में इलेक्शन लड़ा, PTI ने इसी इलेक्शन में निज़ाम लड़ा, PTI वाले ट्रिब्यूनल में गए हुए, अगर उन्हें जहाँ भी शिकायत है PTI वाले सुप्रीम कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए। तो आमिर जी आप मतलब क्या चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक हम कोई बड़े धरने की अभी से कॉल दे दें, हम कोई इसमें तैयारी ना करें, हमारी अपनी कोई तारीख ना हो? देखें डंपर कंटेनर का इशू आया, जो माल बरदार गाड़ियों ने कुचला, उसमें मैं निकला, मैं गया, मेरी पार्टी गई, गवर्नर सिंध गए, हम यूसुफ गोड गए, हम कोरंगी गए, हम मुतासिरीन के घरों, हमने उनके जख्मों पर नरम रखा। हम तो पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं हमारे साथ चले, हम आपको भी लेके चलते हैं, आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा।
का कोई गजन नहीं पहुंचेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हमारी गारंटी, हमारे साथ चले, अपनी इंतजामिया को भेजे, कमिश्नर को भेजे, डीसी को भेजे, अरे मुआवजा ना दें, उनकी दुआ कर ले, उनकी ताजियत कर ले यार, सिर्फ इतना तो कर ले। हम तो ये दुआ ही दे रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं, और लावा पकड़ा उसकी निशानदेही कर रहे हैं। और अगर ये फट गया, तुम्हारे पैरों से जमीन जो निकल गई, जो निकलने वाली है, नैब के केसेस अगर खुल गए तो खुदा की कसम आप सूबाई वुज़रा को ढूंढेंगे, कोई वजीर आपको मिलेगा नहीं। कहां से करे एक निजाम? वो साले अरबों खरबों गए, अरबों खरबों रुपया तुम्हारा मेरा आमिर जिया कराची का लूट के ले गए, फिर भी तुम एक ही तराजू में हम दोनों को तोल रहे यार। थोड़ा सा तो इंसाफ करो यार। सीनियर एंकर होने का ये मतलब थोड़ी कि आप जो चाहे जो बात करना चाहे कह दे, ये गलत। देखिए मुझे एक लकड़ी से अपना आके मैं सवाल दोबारा अलग लकड़ी रखे, लकड़ा रखे, हमारे लिए छोटी लकड़ी रखे, लेकिन ये ना करें, ये जाती है, ये ना इंसाफी। नहीं, मेरा अर्ज ये करना है, ज्यादती मुझे जरा सी करने थे, क्योंकि कराची के दोनों ज्यादती हो रही है। अरे भाई पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से, पीपल्स पार्टी तो हमारी एक बात आप सुन लें, पीपल्स पार्टी तो 8 आईनी ओहदे लेकर सपोर्ट कर रही है। हम अपनी वजूहात की बिना पर सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा अलग PMLN से अंडरस्टैंडिंग उनके अलग है, तो आप उसमें मतलब हमें वहां चूंकि वफाक में वो हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या ये शर्त लगा दें PMLN को कि आप पीपल्स पार्टी को इस 8 जो ओहदे दिए उनसे वापस लें? अब मेरा सवाल सुन लेना, आप सवाल सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं अब देखिए बात ये है, एक आम आदमी जो है, एक आम पाकिस्तानी, एक आम कराची वाला, वो ये समझता है आवाम की सबसे बड़ी जमात। मैं ये कह रहा हूँ सर, जरा से मेरी गुजारिश अगर सुन लें। मैं कह रहा हूँ जब आप लोगों ने PDM के साथ मुआहदा किया, उस मुआहदे की रूह से उन्होंने कुछ वादे किए थे आप लोगों से, अगर वो वादे पूरे नहीं हुए तो लोग बिल्कुल सवाल करेंगे ना, आपसे ही सवाल करेंगे कि आप, है ना, एक तो बात ही होगी। फिर जब एक ही हम मारवाए निज़ाम की बात नहीं कर रहे, मेरी बात तो मुकम्मल करने थे ना। हम ये नहीं कह रहे कि कोई और सिस्टम आ जाए, हम ये कह रहे हैं कि आप दोनों एक ही सिस्टम को, एक ही निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं, वफाक में ताउन कर रहे हैं नून लीग के साथ। क्या वजह है कि जो आपके तहादी हैं वो कराची के मामलात पे, शहरी सिंध के मामलात पर बिल्कुल आपकी बात नहीं सुन रहे? आपके वजीरों, आपके 2 वजीर हैं वफाक में, उनके पास वो वजारतें जिनका शहरी सिंध से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 वफाक में है ना, वो क्या कर लेंगे यार? बात सुनो, K4 का मंसूबा 14 साल वाटर बोर्ड और पीपल्स पार्टी के पास था। हमने PDM में 1 में जाकर उसे वापडा के हवाले करा, एक कामयाबी। आज 72% वो मंसूबा मुकम्मल हो गया, 28% रह गया। इसमें 30-35 अरब रुपए लगेंगे, 3 अरब रखे हैं, लेकिन वजीर आजम ने ये वादा किया है हमसे कि मैं 30 अरब रुपए भी दूंगा इंशाल्लाह। ये मंसूबा हम जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 में से मुकम्मल करेंगे। कराची के शहरियों को फेज K4 का जो है वो पहला मरहला जो K4 का इंशाल्लाह 26 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। लॉन्च किया गया था, मेरे और आपके बाल काले होते थे, बनाने जा रहे हैं। इतने सालों में साल के मंसूबे का पहला फेज मुकम्मल हो रहा है और आप कह रहे हैं बहुत बड़ी कामयाबी है। उसके साथ जो 10 और बड़े मसाइल पैदा हो गए भाई, तो पहला फेज शुरू होगा तो दूसरा फेज शुरू होगा, पहला मुकम्मल हो। अब अबे भाई तो हमने कराया ना, ये 2022 से करा के मुकम्मल कर दिया 3 सालों में यार। हमें मेरा सवाल ये तो जवाब दे नहीं है ना, 2008 से तो पीपल्स पार्टी के पास था, हमने वफाक में दिया, वापडा को दिया, हम MLAs है, निगरानी की। यार कहीं तो मान लो बात, तुम तो यार उसी तरह कर रहे हो जैसे मुराद अली शाह साहब, कायम अली शाह साहब के मैं ना मानूं, और वो मेरी किसी कैफियत पर सवाल कर रहे हैं और पूरी पार्टी के नुमाइंदे, पूरी पार्टी मेरे पीछे। आप लोगों का हाथ जो है अवाम की नफ्स में नहीं है, आप लोगों का हाथ अवाम की नफ्स में नहीं है फारूक साहब, आपको नहीं अंदाजा। आपको पता चलेगा कुरंगी की अवाम किस आपको एक तराजू में लोग कुरंगी वाले कितने। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए नहीं तो आप तोल रहे हैं एक तराजू में ना, हम नहीं तोल रहे। आप कराची के पढ़े लिखे कराची से बात तो करें भाई, बात करें। वो कह रहे हैं। अच्छा एक और देखिए ना, वो देखते हैं, मैं ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बेहतर जानते हैं ऑप्टिक्स की बात की होती है। बिलावल साहब बैरूनी दौरे पे जाते हैं, आपके एक नुमाइंदे उनके साथ जाते हैं, उनके साथ सफर करते हैं। कैसे ये आप उसको देखें ना, आप यार आप तो गुमराह ना करो ना आवाम को यार। आप कह रहे हो कि आप सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, अबे भाई कौन से सिस्टम तो SBCA में है, वो तो उनका बनाया हुआ है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने आके केयरटेकर गवर्नमेंट में बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हुए ये लोगों ने बताया, बिजनेस कम्युनिटी ने बताया कि वो सिस्टम खत्म होना चाहिए। भाई अरबों खरबों रुपया चला गया। वो कुल्फी, आप वो वाले सवाल पूछो ना,
कि वो कुल्फी वाले का बैंक अकाउंट 1 अरब रुपए का कैसे था, वो पूछे, वो नैब के केसेस कहाँ गए, आए दोनों मिलकर उसकी बात करें। तुम्हारी भी जान छूटेगी, मेरी भी छूटेगी, खुदा की कसम। ये फारिग होंगे यहाँ से, थोड़ा इधर उधर भागेंगे, ये अपनी जाती बका की जब जंग लड़ेंगे कि इनको पीपल्स पार्टी तो एक बेनजीर भुट्टो शहीद और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की शहादतें मिल गई हैं, उसी को कैश करा रहे हैं यार। मानो ना मेरी बात यार। एक और आपसे तफसीली इंटरव्यू करेंगे। वो एक आखिरी सवाल जो है, क्योंकि मुझे रैप अप करना है इस सेगमेंट को, वो सवाल ये होता है कि हम देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तो आके बात कर रहे हैं, बाकी आपकी टीम कहाँ है, वो क्यों नहीं बात कर रहे? खालिद मकबूल क्यों नहीं नजर आ रहे? अमीनुल्लाह तो भाई मैं उनका सीनियर सबसे मुत्तफ़िक़ा नुमाइंदा नहीं हूँ। मुश्तरका तौर पे किसी ने एतराज़ किया कि फारूक भाई क्यों कर रहे हैं, अगर मैं कर रहा हूँ तो पार्टी कर रही है, पार्टी का मौक़िफ़ है, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का मौक़िफ़ है, हमारे सरबराह का मौक़िफ़ है, हमारी पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो 11 रुकनी उसका मौक़िफ़ है, उसके बाद जितने कार्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ है। कहीं एक से भी मेरे किसी मौके पर कोई आपको सोशल मीडिया में या कहीं कोई इसके बरखिलाफ राय नज़र आई है? ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। तो आमिर जिया मतलब है कि इसमें मज़ीद देखने की बजाय जो कहा जा रहा है, जो बात हो रही है वो कितनी ज़रूरी है, कितनी नागुज़ीर है। मैं कह रहा हूँ मेरी पार्टी से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाए। कल मुझे सारे ताजिरों ने कहा कि फारूक भाई जिस दिन आप सड़कों पर निकलेंगे हम आपके साथ हैं। कल आप देखें, मैं जब गाड़ी में जा रहा था मैंने नारे लगाए, लोगों ने किस तरह जवाब दिए। मैं जब राजपूत बिरादरी के पास गया, शेख अंजुमन राजपूताना, उन्होंने किस तरह बेचारों ने लिया। वो 8 महीने पहले शादी हुई उसकी यार, वो जहाँ भाग हो गया। कोई किसी का ताज़ीती बयान है, वजीर आला वजीर दाखिला ये वाली बात करे ना। आप भी ये कहे ना, सिर्फ मैं अकेला क्यों कहूं, एमक्यूएम अकेली क्यों कहे, एमक्यूएम से अकेले एक्सपेक्टेशन क्यों कि हम निकलें, हम भी निकलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आपकी इस ख्वाहिश को भी पूरा करेंगे कि इंशाल्लाह सड़कों पर निकले। और इस तरह ये आमरीत जो है ये सिविलियन आमरीत है, ये बदतरीन आमरीत है सिविलियन, और ये इस तरह नहीं चल सकता मामला। तो बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपसे तफसीली एक इंटरव्यू मेरे ख्याल में 1-on-1 हमें पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपके साथ जो एक पूरा प्रोग्राम उधार रहा। नाज़रीन, बात यह कि बकौल फारूक साहब की, जैसे कि आपने सुना कि जी एमक्यूएम तो बहुत कुछ कर रही है, कराची के लिए, शहरी सिंध के लिए आवाज़ बुलंद करी है। ऐसे ही दावे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है कि उस शहरी सिंध की और पूरे सिंध की बड़ी खिदमत कर रही है। लेकिन जो हकीकत है वो ये कि चाहे आप देही सिंध के लोगों से पूछे, चाहे आप कहते हैं शहरी सिंध के लोगों से, उनके जो है मसाइल सिर्फ बढ़ रहे हैं। और इसके ऊपर ज़ाहिर है कि सियासतदान है, उनके पास बहुत सारी तादीलें होती हैं, बहुत ज़्यादा उनका अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू होता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो बिल्कुल रोड शो भी होना चाहिए कराची पे, लेकिन यहाँ पे हम वक्फा लेते हैं। वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो कुछ माहौलियात पे बात करेंगे। क्या वजह है कि जब कहते हैं पाकिस्तान में बारिश होती है, सैलाब आता है, तो चाहे हमारा बेस्ट मैनेज सूबा हो पाकिस्तान का पंजाब, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान, चाहे सिंध, वहाँ पे लोगों के मसाइल में इजाफा हो जाता है। वहाँ पे हलाकतें जितनी बड़ी तादाद में हुई, जितनी बड़ी तादाद में तबाही फैली है, उस पर बात करेंगे, लेकिन वक्फे के बाद। तो जनाब 26 जून से जो कहते हैं ना जारी बारिशें हैं, उसमें हलाकतों की तादाद पूरे मुल्क में जो है वो 281 हो चुकी है। सबसे ज़्यादा हलाकतें जो हुई हैं वो पंजाब में हुई हैं। और इसमें अगर आप हुकूमत से बात करें, चाहे सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, उसमें वो दस्ते कुदरत का बहुत ज़्यादा जो है उसको ब्लेम करते हैं। लेकिन इसमें इंसान का कितना हाथ है, दस्ते इंसान का कितना हाथ है, एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का कि मतलब है कि जहाँ से पानी की राह गुजरती वहाँ पे आबादियाँ बना दी गई? क्या किसी का कभी एहतसाब हुआ है? क्या होने का इम्कान है? और कहाँ कहाँ जो है गलती हुई है? ठीक है, क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, लेकिन उसके अलावा हमने खुद जिस तरह से एनवायरनमेंट को बर्बाद किया है, आज हम उस पर बात करेंगे। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मसूद लोहार साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। कराची में अर्बन फॉरेस्ट के हवाले से इनका एक पूरा एक नाम है, इनका एक शख्सियत है और बहुत गहरी नज़र रखते हैं एनवायरनमेंट के मामलात पे। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब अपना कीमती वक्त देने का। सैलाब की तबाहकारियाँ जो हैं वो जारी हैं, एक नई मतलब है स्पेल की पेशगोई हुई है बारिशों के। लेकिन क्या जो मैंने इब्तदाई उसमें भी कहा कि सिर्फ जो आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे दस्ते कुदरत को ठहराएंगे या उसमें कुछ इंसानों का, हमारा और आपका भी कोई अमल दखल है? जनाब हवस जो ह्यूमन ग्रीड है ना, ये उसी की कारस्तानी है, कोई नेचर का कोई इससे ताल्लुक नहीं है। ये जो रियल एस्टेट का पैराडाइम है, स्पेक्यूलेटिव रियल एस्टेट का इकोनॉमी का जो पैराडाइम है पाकिस्तान का, जी ये बर्बाद कर देगा इस मुल्क को। ना आपके पास अभी भी कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे हवा आपकी ठीक हो, एयर क्वालिटी आपकी खराब है,
पॉल्यूशन, आपकी पूरी वाटर पॉल्यूशन, हर बॉडी आपकी जो है वो खराब है। लोग जो है सयाहत के लिए जा रहे हैं तो वो किसी को कोई डर रहे हैं लोग कि भाई जाएं या ना जाएं। बीच में एक होटल का मसला हुआ था अताबाद झील पे। मैं जब वहां गया था 2021 या 22 में, तो मैंने भी एज ए एनवायरमेंटलिस्ट, एज ए सिटीजन, मैंने कहा यार ये तो पिंडी बना रहे हैं, इसको हमारी नॉर्दर्न एरिया भी पिंडी बन जाएगा, मरी बन जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? हर जगह जो है आपने रियल एस्टेट खड़ी करनी है, हर जगह आपने अपना फार्म हाउस खोलना है, क्योंकि यहाँ तो काला जो धन है, जो लोगों के पास ब्लैक मनी है, उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि भाई रियल एस्टेट करो। तो जी तो आप करते जाओ रियल एस्टेट। जब आपने कमाना ही जमीन को बेच के और बर्बाद करके करना है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो नहीं रहेगी। आप ये 5000 लोग हैं ड्यूअल सिटीजन्स जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी जो है वो कर दी है। ये जो अगर आप लाहौर के तराफ की बात करें कि रावी सूख गया है, लेकिन उसके फिर भी कभी कभार तो पानी आ सकता है राहगुजर, वहाँ पे जो है उसके आसपास भी जो है बस्तियाँ बसाने की बात हो रही है। वहाँ पे बड़ी रैपिड जो है डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंट कह लें या बर्बादी कह लें, जो मर्जी के, जो आपके फार्म लैंड था उसको जो है हाउसिंग सोसाइटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है। कितना बड़ा चैलेंज है ये? कुछ आपने वहाँ पे मुशाहिदा किया है बिफोर कमिंग टू कराची में आते? इदारा है रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरे रावी के अंदर जो है ये हाउसिंग कॉलोनी बनाएंगे। और आप मेरी बात नोट कर लो, रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, वो दिन का आएगा जब पूरा लाहौर छतों तक डूब जाएगा। ठीक है, आप रावी जो है इसको कहते थे रिवर ऑफ गार्डन्स, ठीक है ना, ये वही रिवर है जिसमें गुरु अर्जन जो है वो कहते हैं कि ही डिसअपीयर्ड इन दिस रिवर। आप मजाक समझते हैं यार? दरियाओं के साथ आप कैसे मजाक कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। और ये मैं आपको ये बता दूं कि अभी तो बिगिनिंग है, जस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ द डिजास्टर दैट यू आर सीइंग। अभी तो और देखिएगा आगे क्या होता है। मुझे तो बहुत डर है। एक मैं रिकॉर्ड पे नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत कंट्रोवर्शियल लोग कहते हैं कि जी ये बंदा बातें करता है। मुझे तो डर है इस्लामाबाद जब डूबेगा। अच्छा, अब जरा हम अपने शहर की बात करते हैं, शहर कायद कराची की बात करते हैं कि यहाँ पे इस मरतबा बहुत ही कम बारिश हुई अभी तक तो, और लेकिन इस बात का अंदेशा है कि स्पेल तो आएगा, अगस्त में आ सकता है। अमूमन कराची में अगस्त में ही बारिश होती है। यहाँ पे काफ़ी मतलब DHA कहते हैं कि जी हमने बहुत डेवलपमेंट किया, हमने नाले बना लिए, इसी तरह जो है, और KMC बहुत दावे करती है, शहरी हुकूमत भी दावे कर रही है। क्या आप समझते हैं किया इसका मैनेज करने के लिए पानी के चैलेंज को? जकार्ता, कुआलालंपुर और अपना मुंबई, वहां पे एवरेज 2000 मिलीमीटर बारिश होती है यार। कराची में मर के 174 से 200 मिलीमीटर आती है पूरे साल में। उसमें भी रेन इमरजेंसी होती है। आपने सावन एंजॉय करना छोड़ दिया है। मुझे बताएं पाकिस्तान में कोई ऐसा शहर है जिसमें लोग सावन को एंजॉय करें? हम खत्म कर चुके हैं एज अ कौम। हम वी आर डेड पीपल यार। क्या हमने मतलब हम ये 200 मिलीमीटर की बारिश जो है मैनेज नहीं हो पा रही यार। अब आप अंदाजा करो ना, आप लो डेटा की। चकवाल इज बेसिकली हिली एरिया, वहां तो उसको डूबना ही नहीं चाहिए। फिर पिंडी पे आ जाए, पिंडी के इर्द गिर्द जो है आप दरिया सुआ है, दरिया इतने आपके नाले वो है, डूबने की बात ही नहीं है। ये हम कोलैप्स हो चुके हैं। वी आर टोटली कोलैप्स्ड जनाब। तो ज़ाहिर है कि तैयारी नहीं है हम लोगों की। और आपने बड़ा मेरे ख्याल में मार्कतुलारा जुमला कह दिया कि जी सावन के मज़े लोगों ने लेना छोड़ दिए। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद लोहार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा बर्बादी हो रही है, इतनी ज़्यादा जो हलाकतें हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारी पुअर प्लानिंग, जिस तरह से मनसूबाबंदी की गई। और बिल्कुल सही कहा मसूद लोहार साहब ने कि जो एक लालच है, जो तमा है कि हर जगह के ऊपर मतलब है दरिया का रास्ता हो, नाले का रास्ता हो, उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए, कोई इस पर कंस्ट्रक्शन कर दी जाए, तो फिर उसका नतीजा यही निकलता है। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे, सुना हमारी सूबा पंजाब की जो असम्बली है वहाँ पर कुछ घुसे चल गए हैं, उस पर कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की तैयारियाँ क्या हैं, कुछ उस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ रहिएगा। पंजाब असम्बली में अरकान की मुक्का ज़नी
फिर हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 3 अरकान को, एक सेनेटर को, एक MNA को और एक MPA को जो है नाअहल करार दे दिया। ज़ाहिर है कि 9 मई के मुकदमात में जो उनको सज़ा हो चुकी थी उसकी बिना के ऊपर। और फिर तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तैयारियाँ, इन तीनों मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डोगर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब अपना कीमती वक्त देने का। हम पंजाब असम्बली के वाक़े से बात शुरू करते हैं। वहाँ पर जो आज नाखुशगवार वाक़या पेश आया और हमने देखा कि ना सिर्फ मुक्का ज़नी हुई, गालम गलोच तक बात जा पहुँची। इस बात का खदशा है कि इसको इस्तेमाल करके, जिस तरह पहले आपके 26 अरकान को नाअहल करने की कोशिश की गई थी, दोबारा कोई इसी किस्म का मूव हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये इस तरह के वाक़यात रिएक्शन है उस तसलसल का जो 8 फरवरी से जब हमारा मैंडेट चोरी किया गया और एक जाली फॉर्म 47 की हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई और अवाम के दिए हुए मैंडेट की नफ़ी की गई। और फिर मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि इसके बाद हमारे 3 अरकान कौमी असम्बली एहसान विर्क साहब, बिलाल इजाज़ साहब और राना फराज नून साहब को असम्बली में कुछ महीने गुजारने के बाद री-काउंटिंग के ज़रिए ट्रिब्यूनल्स ने डिस्क्वालीफाई किया और अपने 3 MNAs PMLN ने जितवा कर असम्बली में बिठा दिए। फिर मामला वहाँ तक नहीं रुका। उसके बाद आपने देखा कि 26वीं तरमीम के अंदर 5 अरकान कौमी असम्बली की वफादारियाँ तब्दील कराई गई और 5 से 6 अरकान असम्बली को उठा लिया गया। और फिर मामला यहाँ तक नहीं रुका। उसके बाद आपने देखा कि 26वीं तरमीम के ज़रिए अदालतों को मुकम्मल मफलूज करके हुकूमत ने अपने ताबे करके तमाम इदारों को बतौर हथियार सियासी इस्तेमाल करके हमारी 72 कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटें हमसे छीन ली गई, डाका डाला गया। फिर मामला यहाँ तक नहीं रुका। 9 मई के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में पहले लतीफ़ चित्राली साहब को 10 साल की सज़ा दी गई, जबकि वह 9 मई वाले दिन चित्राल थे और उनको जिस मुकदमे में सज़ा दी गई वो मुकदमा इस्लामाबाद के एक थाने में है। फिर सरगोदा के एक मुकदमे में अभी 4 दिन पहले जो मियाँ वाली का मुकदमा सरगोदा की खसूसी अदालत में जिसकी समाअत हुई दिन रात स्पीडी ट्रायल के ज़रिए, अहमद चट्ठा साहब जो हमारे कौमी असम्बली में डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर साहब उनको 10 साल की सज़ा दी गई। अहमद खान बच्चर साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में, उनको 10 साल की सज़ा दी गई। और सिर्फ सज़ा किस बात पर दी गई, ना वो FIR के मुलज़िम थे आमिर ज़िया साहब, ना उन पर कोई जिरा हुई। और जब इस्तिगासा ने उनको, जब बाद में प्रोसिक्यूशन ने उनको उसके अंदर उनके 2 नाम डाले, तो हमारे वकला ने जज साहब को कहा कि इन 2 के ऊपर भी हम सफाई के गवाह भी पेश करना चाहते हैं और इसकी हम बहस करना चाहते हैं। तो जज ने कहा भरी अदालत में कि ना इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने कोई एविडेंस दी है, ना कोई इनके ऊपर सरकारी गवाह आया, ये तो नाम बस इन्होंने खाना पूरी के लिए डाले, मुझे आप इनको रहने दें जनाब। मैं बात मुकम्मल करता हूँ। और जब मुकदमे का फैसला सुनाया गया तो फैसला ये सुनाया गया कि जनाब क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और इन्होंने इनकार नहीं किया कि ये PTI से इनका ताल्लुक नहीं है, लिहाजा PTI के ताल्लुक की बुनियाद पर एक डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर कौमी असम्बली अहमद चट्ठा और एक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 10 साल की सज़ा दी गई। और फिर मामला यहाँ तक नहीं रुका। आज जिस तरह चौधरी इजाज़ और यास्मीन राशिद साहबा को सज़ा दी गई, आज बग़ैर ड्यू प्रोसेस के उसके लिए बाकायदा नोटिस होता है, स्पीकर साहब को रेफरेंस भेजा जाता है कि आपके कौमी असम्बली के या सेनेट के करने दे, अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर लिया है, अब आप इसका रेफरेंस हमें भेजें। एक दिन के अंदर मामला खत्म कर दिया। आमिर डोगर साहब, वो बिल्कुल आपको मैंने कहा था बगैर टोके मैंने कहा कि आप अपना पूरा मौक़िफ़ पेश कर दें, बिल्कुल है ये सब बात। लेकिन अब जो बड़ा सवाल आता है कि जो कुछ आपने बताया हम 12 सुन चुके हैं, देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। सवाल ये कि पाकिस्तानी सियासत जो है फंसी हुई है और उसका जो है कहते हैं ना टेम्परेचर नीचे करने का, जो उसकी हिद्दत में इतना इजाफा हो चुका है, उसको नीचे करने का कौन जिम्मेदार है? उसमें आप लोग क्या किरदार अदा कर सकते हैं और आप क्या तवक्को करते हैं कि हुकूमत कुछ करेगी, या लग रहा है कि जी मतलब है यही कुछ होता रहेगा, यही सरफटोल होती रहेगी, हम इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे, आप लोग एहतजाज की तैयारियाँ करते रहेंगे, होगा क्या? ये चीज़ें तो मतलब मुल्क के लिए बड़ी कहते हैं नुकसानदेह हैं ये पूरा जो कुछ हो रहा है। जी सर, सबसे पहले तो हुकूमत
का जो सबसे बड़ा निज़ाम होता है इंसाफ का निज़ाम, हाँ। वो इंसाफ का निज़ाम नहीं रहा, वो इंतकाम का निज़ाम बन गया। और जो सियासी छांटी कर रही है और जो अदालती फैसले आज आ रहे हैं, कल तारीख इनको एक सियासी इंतकामी फैसलों के तौर पर याद रखेगी। हम क्या कर सकते हैं? हम तो तमाम तर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद असम्बली में बैठे, असम्बली का हिस्सा रहे, और हमने कभी कानून से या इंसाफ से इनकारी नहीं किया। लेकिन कानून किसके खिलाफ? अदालतें रात गए तक आज भी ट्रायल कर रही हैं किसके खिलाफ? तहरीक इंसाफ के खिलाफ। हमने तो मुज़ाकरात की जब बात की, साथ ये मुतालबा भी पेश किया कि आप 9 मई पे एक कमीशन बना दें जो एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो और वो फैसला करे कि 9 मई के जो भी जिम्मेदारान हैं उनको आप सज़ा दें। ना आपने कमीशन बनाया, ना आपने हमें ड्यू प्रोसेस से इंसाफ दिया। आपने तो वो तमाम निज़ाम को जकड़ के ताकत के बलबूते पर हमें इबरत का निशान बनाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान की मकबूल पार्टी है। अगर आज आप अवामी मैंडेट को इस तरह रोंदेंगे तो कल को फिर अवाम जो है वो भी फिर इस निज़ाम की नफ़ी करेंगे। इमरान खान को आपने कैद नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम को कैद किया हुआ है। ये बताइए कि ठीक है, आप समझ रहे हैं कि जी मतलब है कि हुकूमत का रवैया है कि जिसकी वजह से हालात जो हैं बकौल आपके जो है मुश्किल से मुश्किल तर या बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब इस पॉलिटिकल स्टेलमेट से निकलने का, ठीक है कि अगर आपको लग रहा है कि हुकूमत नहीं सुन रही, तो उसका मतलब कि क्या आप आने वाले दिनों में ये फोर्सी कर रहे हैं कि मज़ीद आप लोगों पे इस तरह के जो वो है दबाव जो है, सियासी दबाव मज़ीद बढ़ेगा? क्या आपको आसार लग रहा है? क्योंकि जैसे जैसे आपके तजारत के दिन करीब आ रहे हैं। जी सर, दबाव तो भाई साहब बड़ा छोटा लफ्ज़ है। हम तो रियासत के बदतरीन जबर का शिकार हैं। हमारे अगेंस्ट तो तमाम इदारे बतौर सियासी हथियार के इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, और तमाम वसाइल सिर्फ इस बात पर यकजा किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। उनके अरकान असम्बली जो मुंतखब हो गए उनको नहल मुझे ये बताइए वक्त हमारे पास PTI का कोई लड़ने वाला ना हो, उम्मीदवार कोई बाकी ना रहे। डोगर साहब एक आपसे तफसीली और इंटरव्यू करेंगे, लेकिन जाते जाते ये बताइए, मेरा आखिरी सवाल है इस सेगमेंट का, वो ये कि आपका जो एहतजाज का प्लान है वो उसी तरह से जारी व सारी है? 5 अगस्त को आप लोग क्या अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करने की पोजीशन में है? क्योंकि दो बातें, एक तो ज़ाहिर है कि जो आप फरमा रहे हैं कि जबर का शिकार है पार्टी, फिर दूसरा उसमें इख्तलाफात की भी खबरें हैं, तो क्या लोग उम्मीद रखें? सर, ये जो आजकल में यक दीगरे फैसले किए जा रहे हैं, ये सिर्फ 5 अगस्त के उस बड़े एहतजाज को रोकने के लिए, हमें डराने के लिए, हमें झुकाने के लिए किया जा रहा है। ना हम दबेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम डरेंगे। हम 5 अगस्त को भी हर कोई सड़कों पर निकलेगा, और एहतजाज की मुख्तलिफ शक्लें हैं। हम हर तरह का एहतजाज अपना पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी आइन और कानून के दायरे में रहते हुए जारी तरीके से जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर डोगर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, बात बड़ा एक मुश्किल होता है किसी भी मुल्क के लिए, जबकि वो इतने सारे कहते हैं ना बड़े बड़े मसाइल का शिकार हो, यहाँ पे सैलाब भी आ रहा हो, भारत आप पे दांत काले खड़ा हुआ है, उसमें फ़ैसले सड़कों पे नहीं होने चाहिए, फ़ैसले फाहम तफ़हीम से होने चाहिए। और यकीनन यहाँ पे एक बात जिसमें हुकूमत का किरदार आता है कि हुकूमत को इस मामले में पहलकारी करनी पड़ेगी। इस पर इख्तलाफ नहीं कर सकता, इस पर इख्तलाफ तो अपने आप को विक्टिमहुड का कार्ड वो खेल रहे हैं, और सही है या गलत है, लेकिन अवामी परसेप्शन जो है, एक बड़ी अवामी परसेप्शन उनके साथ खड़ी इस मामले पे। तो यकीनन हुकूमत को जो है कोई पहलकारी करके जो सियासी हिद्दत इतनी बढ़ गई है उसको नीचे लाना है। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।